हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तहसील वेलफेयर ऑफिसर के कंप्लीट एग्जाम पैटर्न को। पैटर्न देखेंगे, सिलेबस देखेंगे और बुक्स मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आपको किस तरह से जो है अपनी तैयारी लेकर चलनी है। तो तहसील वेलफेयर ऑफिसर की ये नोटिफिकेशन निकली थी, जिसके साथ साथ आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की भी अदर नोटिफिकेशंस निकाली गई थी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। तो इस वीडियो में हम तहसील वेलफेयर ऑफिसर को देखेंगे कि किस प्रकार से जो है आपकी एलिजिबिलिटी बताई गई है, क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं और किस तरह से एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा। काफ़ी कंफ्यूजिंग इसका नोटिफिकेशन में पैटर्न दिया गया है कि किस प्रकार से आपका सिलेक्शन का मोड रहेगा, तो उसे हम समझेंगे कंप्लीट वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो नोटिफिकेशन में बताया गया था कि नंबर ऑफ पोस्टेस कितनी थी। तहसील वेलफेयर ऑफिसर क्लास सेकेंड नॉन गैजेटेड पोस्ट आपकी ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस 5 टोटल आपकी इसकी पोस्ट है। जनरल की 3 है, ओबीसी की 1 है और एससी की 1 पोस्ट है। तो ये इस प्रकार से पोस्ट का क्राइटेरिया बताया गया है कि किस तरह से जो है इन 5 पोस्टों के लिए जो है सिलेक्शन आपका रहेगा। पे बैंड और एज और एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताई गई है। यहाँ पर आपकी पे बैंड यहाँ पर आपका दिया गया है 10,300 टू 34,800 प्लस 4,200 ग्रेड पे बताया गया है। एज बताई गई आपकी बिटवीन 18 एंड 45 ईयर्स, 18 से 45 ईयर तक की जो एज क्राइटेरिया है इनके द्वारा बताया गया है। और बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ग्रेजुएशन इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताएगी। और नेक्स्ट आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत क्या है, यहाँ पर है डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन। अब जो उनके द्वारा कमीशन के द्वारा डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है वो भी यहाँ पर बताई गई है कि नॉलेज ऑफ कस्टम मैनर्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड सुटेबिलिटी फॉर द अपॉइंटमेंट इन द पेक्युलर कंडीशन प्रिवेलिंग इन द प्रदेश। तो पोस्ट का नाम आप देख सकते हो तहसील वेलफेयर ऑफिसर यानी तहसील कल्याण अधिकारी। तो इस पोस्ट के लिए जो भी आपकी सुटेबिलिटी है वो आप में होनी चाहिए, इनकी कंडीशन प्रिवेल होनी चाहिए। कंडीशंस आगे आपकी बताई गई। नॉलेज ऑफ कस्टम्स, हिमाचल प्रदेश का जो आपका कस्टम है, जो आपकी कंडीशंस है वेलफेयर के लिए, किस तरह से जो आपके रिचुअल्स है, आपका कल्चर, आर्ट एंड कल्चर पर मेनली फोकस किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका बताया गया है कि जो आपका इंटरव्यू होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, वो कंप्लीट 100 मार्क्स का होगा। तो ये जो यहाँ पर डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन बताई गई है ये वहीं पर मैटर करेगी आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट में। तो इस पर आपको खास ध्यान देना है। इसे हम आगे चल के देखेंगे कि किस तरह का ये पर्सनैलिटी टेस्ट होगा और ये जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन बताएगी इसको आपको किस तरह से लेके चलना है। तो नेक्स्ट आपका एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर बताए गए हैं फॉर तहसील वेलफेयर ऑफिसर, शिमला, मंडी, कांगड़ा जो आपका धर्मशाला में है। तो ये 3 सेंटर यहाँ पर बताए गए हैं। आपने यदि भरा है इस फॉर्म को तो आपको पता होगा। और साथ ही में यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी बताया गया, तो इसे हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। हम तहसील वेलफेयर ऑफिसर के कंप्लीट जो आपका प्रोसेस है उसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका हम देख लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। अब सिलेक्शन मोड क्या है इनका, किस तरह से बताया गया, काफ़ी कंडीशंस बताई गई हैं। तो फर्स्ट थिंग मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि आपको जो आपकी कंडीशंस बताई गई हैं उन पर ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। वो इसीलिए बताई गई क्योंकि मे बी समटाइम्स ऐसा होता है कि कई स्टूडेंट्स के फॉर्म्स रिजेक्ट हो जाते हैं या फिर आपका आफ्टर रिजल्ट कई स्टूडेंट्स, कई एस्पिरेंट्स होते हैं वो किसी न किसी कारणवश जो है वो आपका किसी डाउट में रहते हैं कि उनका जो रिजेक्शन है वो किसी गलत तरीके से किया गया है। तो उनके द्वारा जो है बाद में आरटीआई वगैरह या फिर आपकी जो केस कर दिया जाता है कमीशन पर या फिर आपका रिट कर दी जाती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो आपका तहसील वेलफेयर ऑफिसर का ये एग्ज़ाम है इसके लिए डिफरेंट कंडीशंस, कंप्लीट कंडीशंस इनकी नोटिफिकेशन में बताई गई है ताकि आने वाले समय में कोई भी परेशानी देखने को ना मिले। तो यहाँ पर हम सिर्फ जो आपका सिलेक्शन मोड है उसे समझेंगे, बाकी आपकी कंडीशंस बताई गई हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हो। फर्स्ट थिंग यहाँ पर बताया गया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑफलाइन टेस्ट, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन और पर्सनालिटी टेस्ट और फाइनल सिलेक्शन। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस रहेगा। यहाँ पर आपका कोई कंफर्म
जो नोटिफिकेशन में बताया गया नहीं है कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या फिर आपका ऑफलाइन टेस्ट होगा। तो ये आपका सब्जेक्ट करेगा कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, कितने नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो रिक्रूट होते हैं आगे जो इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं। तो यदि आपके जो नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं, यानी आपके ज़्यादा आपके कैंडिडेट एलिजिबल हो जाते हैं इसके लिए, तो आगे चल के इनके द्वारा किसी भी तरीके से जो आपका ऑब्जेक्टिव है डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन लिया जा सकता है। फर्स्ट थिंग यहाँ पर बताएगी, इन केस वेयर द नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट एडवर्टाइज बाय द कमीशन इज इन ऑर्डरली लार्ज, यदि इन ऑर्डरली लार्ज हो जाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट आ जाते हैं इसके लिए, तो कमीशन में लिमिट और शॉर्टलिस्ट द नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर द पर्सनैलिटी टेस्ट। तो जो पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए स्टूडेंट बुलाए जाएंगे उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है, किस बेस पर? बाय सब्जेक्टिंग देम टू आइदर कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप और ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। तो यहाँ पर दोनों क्राइटेरिया यहाँ पर बताए गए हैं। यहाँ पर और का आपको ध्यान रखना है कि जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, जो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, यदि उनकी संख्या बढ़ जाती है, एलिजिबल कैंडिडेट्स ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर पोस्टेज आपकी कंप्लीट टोटल 5 ही हैं, यदि एलिजिबल कैंडिडेट्स आपके ज़्यादा आ जाते हैं तो उन्हीं उसी के बेस पर जो है कमीशन द्वारा सब्जेक्ट देम टू आइदर कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, या फिर आपका ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट ऑब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन। अब नेक्स्ट आपका मार्क्स obtained in the screening tests are only meant to shortlist the number of candidates for the personality test, are in no way to be presumed by the candidate as being their merit for the final selection। तो जो आपका ये स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, तो स्क्रीनिंग टेस्ट आपका सिर्फ और सिर्फ आपका नंबर जो आपका शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर द पर्सनैलिटी टेस्ट, उसी के आधार पर होगा। यहाँ पर आप फाइनल जो आपकी सिलेक्शन है उसमें इसका कोई भी रोल नहीं होगा। बात करें मिनिमम पास मार्क्स की इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और ऑफलाइन टेस्ट आर 25% फॉर द कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी एंड 20% फॉर द कैंडिडेट ऑफ द रिजर्व कैटेगरी। जो आपका पासिंग मार्क्स यहाँ पर 25% बताया गया है जनरल के लिए और 20% बताया गया है रिजर्व कैटेगरी के लिए। एनी correlation down by the candidate between their score in the screening test and final merit at the latter stage is completely unwarranted। यदि कोई भी ऑब्जेक्शन किया जाता है स्क्रीनिंग टेस्ट के बेस पर कि जो ज़्यादा स्कोरिंग स्टूडेंट है स्क्रीनिंग टेस्ट में, तो यहाँ पर पहले ही क्लेरिफाई किया गया है कि जो ये इसमें फाइनल सिलेक्शन में इसका कोई भी आधार नहीं होगा। मेरिट जो आपकी बनेगी वो पर्सनैलिटी टेस्ट के बेसिस पर ही बनेगी। नो रिप्रेजेंटेशन शैल बी entertained in this regard। final selection of the candidate will be made solely on the basis of her or his performance in the personality test। पर्सनैलिटी टेस्ट यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके द्वारा क्राइटेरिया बताया गया कि 100 नंबर का आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। द मिनिमम पास मार्क्स इन द पर्सनैलिटी टेस्ट आर 45 फॉर द कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी एंड 35 फॉर द कैंडिडेट ऑफ द रिजर्व कैटेगरी। 45 आपका जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स है पर्सनैलिटी टेस्ट में, और 35 मार्क्स जो है वो कैंडिडेट जो आपके रिजर्व कैटेगरी के हैं। नेक्स्ट आपका वेयर द सिलेक्शन इज टू मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड ऑन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और ऑफलाइन टेस्ट बिफोर द पर्सनैलिटी टेस्ट बोर्ड। अ कैंडिडेट स्कोरिंग मोर मार्क्स। अब यहाँ पर इनके द्वारा ये भी क्लैरिफाई किया गया है कि जो आपका सिलेक्शन होगा to be made on the basis of performance of the candidate having qualified the computer based test। जो आपके क्वालिफाइड करेंगे, जो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या फिर आपका ऑफलाइन टेस्ट होगा, जिस प्रकार भी आपका कमीशन द्वारा टेस्ट लिया जाएगा उसके बेस पर जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए, तो उनके जो स्कोरिंग मार्क्स होते हैं, यदि वो मोर A candidate scoring more marks in the personality test shall be placed above the candidate scoring lesser marks in the personality test। मान लीजिए आप यदि जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है उसमें आपके ज़्यादा मार्क्स आते हैं, और साथ ही में बात करें पर्सनैलिटी टेस्ट की, और पर्सनैलिटी टेस्ट लिए आप सिलेक्ट हो जाते हो, तो पर्सनैलिटी टेस्ट में क्या होगा, जिस कैंडिडेट के पर्सनैलिटी टेस्ट में मार्क्स ज़्यादा होंगे उसे ही प्रेफर किया जाएगा।
यदि आपके पर्सनैलिटी टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट में ज़्यादा आते हैं, तो आपको प्रेफरेंस कम नहीं दी जाएगी। ज़्यादा प्रेफरेंस जो आपके पर्सनैलिटी टेस्ट में मार्क्स होंगे उसी बेसिस पर होगा। इफ़ द कैंडिडेट विल स्कोर इक्वल मार्क्स इन personality test, then a candidate securing more marks in the computer based test offline test will be placed above the candidate securing lesser marks in the computer test based, जो आपका टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड या ऑफलाइन टेस्ट। और यदि कोई दो कैंडिडेट के मार्क्स जो है पर्सनैलिटी टेस्ट में भी सेम आ जाते हैं, तो उसके बाद इनके द्वारा क्या किया जाएगा, उसके बाद जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस उनका क्या रहेगा कि जो यदि पर्सनैलिटी टेस्ट में सेम मार्क्स हैं तो फिर उनके जो कंप्यूटर बेस्ड मार्क्स टेस्ट बेस्ड जो आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के मार्क्स हैं यानी स्क्रीनिंग टेस्ट के जो मार्क्स हैं उनको देखा जाएगा, जिनके जिस कैंडिडेट के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स होंगे उसे प्रेफर किया जाएगा। और साथ ही में बात करें, इन केस द मार्क्स ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और ऑफलाइन टेस्ट आर इक्वल देन द कैंडिडेट हु इज सीनियर इन द एज विल प्लेस्ड अबव द कैंडिडेट। तो यहाँ पर एक ही क्राइटेरिया को डिस्कस किया जा रहा है कि यदि मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बताता हूँ, यदि आपका मान लो कोई दो कैंडिडेट है, उनके जो आपका मार्क्स हैं पर्सनैलिटी टेस्ट के बेसिस पर जो है उनका सिलेक्शन होगा। यदि किन्हीं दो कैंडिडेट के मार्क्स पर्सनैलिटी टेस्ट में सेम आ जाते हैं तो उसके बाद जो है इनके द्वारा स्क्रीनिंग टेस्ट के मार्क्स देखे जाएंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट में जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसे प्रेफर किया जाएगा। और यदि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट में भी इक्वल मार्क्स होते हैं दोनों कैंडिडेट के, तो फिर एज में सीनियरिटी देखी जाएगी। तो ये सभी क्राइटेरिया इनके द्वारा अभी क्लेरिफाई किए गए हैं कि बाद में कोई भी स्टूडेंट इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। तो इसीलिए सभी कंडीशन जो है नोटिफिकेशन में बता दी गई है कि किस प्रकार से सिलेक्शन का प्रोसेस इनके द्वारा रखा जाएगा। नेक्स्ट आपका वेयर द सिलेक्शन इज टू मेड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट बिफोर द पर्सनैलिटी टेस्ट बोर्ड। अ कैंडिडेट स्कोरिंग मोर मार्क्स इन द पर्सनैलिटी टेस्ट शैल बी प्लेस्ड अबव द कैंडिडेट स्कोरिंग लेसर मार्क्स इन द पर्सनैलिटी टेस्ट। जिनके जो पर्सनैलिटी टेस्ट मार्क्स हैं यदि ज़्यादा होंगे तो उन्हें ही प्रेफर किया जाएगा। और इफ़ द कैंडिडेट विल स्कोर इक्वल मार्क्स इन द पर्सनैलिटी देन द कैंडिडेट हु इज सीनियर इन एज विल बी प्लेस्ड अबव द कैंडिडेट जूनियर इन द एज। तो एज का भी यहाँ पर क्राइटेरिया इनके द्वारा बताया गया है कि यदि पर्सनैलिटी टेस्ट में भी और स्क्रीनिंग टेस्ट में भी यदि इक्वल मार्क्स आते हैं तो फिर एज में सीनियरिटी इनके द्वारा देखी जाएगी। जो अब जिनकी एज ज़्यादा होगी उन्हें ही प्रेफर किया जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आपका सिलेबस है। ये आपकी कुछ कंडीशंस थी, ये जो इम्पॉर्टेंट थी यहाँ पर मैंने आपको बता दी। बाकी कंडीशंस जो है इनके द्वारा इसीलिए क्लेरिफाई की गई ताकि बाद में इसके खिलाफ कोई भी ऑब्जेक्शन ना हो। सभी क्राइटेरिया जो है यहाँ पर बताया गया कि किस प्रकार से ये सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट रहेगा। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट आपका इस सिलेबस आपकी ऑफिशियल वेबसाइट से यही देखने को मिला है। देयर विल बी एन ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द वन पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 क्वेश्चंस ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन। 100 टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे, जो इसके लिए 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। सिलेबस आपका यहाँ पर बताया गया है। और इसकी बात करें तो 100 मार्क्स जो हैं आपके ये 100 क्वेश्चन जो होंगे, ये प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। नेगेटिव मार्किंग आपका 1/4 होगी, 0.25 मार्क्स जो है प्रत्येक क्वेश्चन का आपका कटेगा यदि आप इनकरेक्ट जो है आपको अटेम्प्ट करते हो। और बात करें आपकी सिलेबस की, तो सिलेबस यहाँ पर आपका बताया गया है 50 क्वेश्चंस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम 1857। हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम को जो आपका कमीशन के एग्ज़ाम है वहाँ पर आप देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को काफ़ी एडवांटेज दी जाती है। मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी कुछ पूछा जाता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री को आपको ध्यान में रखना है। आगे चल के मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आपको लेकर चलना है। मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम 1857 ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी एंड जियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो ये जो आपका 50 मार्क्स का ये आपका 50 क्वेश्चंस रहेंगे। 30 क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से 30 क्वेश्चन रहेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। और 20 क्वेश्चन ये फोकस आपका यहाँ पर देना है, आपको ध्यान देना है। जो आपके 20 मार्क्स रहेंगे क्वेश्चन ऑन दी जनरल नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, यहाँ पर करंट अफेयर्स बताए गए हैं। साथ ही में इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस and such matters of everyday observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person
हु हैज़ नॉट मेड अ स्पेशल स्टडी इन एनी साइंटिफिक सब्जेक्ट। तो साइंस पोर्शन को यहाँ पर इनके द्वारा इंक्लूड किया गया है करंट अफेयर्स के साथ, कि जो हमारी डेली लाइफ में जो आपकी साइंटिफिक एस्पेक्ट्स चलते रहते हैं उनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए एज एक्सपेक्टेड ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन। तो काफ़ी ये अच्छी पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन किया जा रहा है, तो इसके हिसाब से आपको डेली बेसिस पर जो है आपका जो आपके एस्पेक्ट्स चलते हैं साइंटिफिक, कोई भी डिस्कवरीज होती है जो आपका डेली बेसिस पर रहता है, तो ये सभी आपका न्यूज़पेपर में कवर हो जाएगा। जनरल साइंस आपके लिए इसके लिए पढ़ सकते हो। तो आगे भी हम इसके लिए देखेंगे। तो ये आपका सिलेबस रहेगा 50, 30 या 20 का यहाँ पर रेशो बताया गया है। टोटल 100 मार्क्स का ये आपका एग्जाम रहेगा, स्क्रीनिंग टाइप टेस्ट, चाहे ये आपका ऑफलाइन होगा चाहे ऑनलाइन होगा। तो ये सिलेक्शन जो आपका ये प्रोसेस जो है ये अभी कमीशन के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। आफ्टर जो भी आपका नंबर ऑफ द कैंडिडेट किस हिसाब से इसके लिए अप्लाई किए हैं उस हिसाब से जो है कमीशन के द्वारा इसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट ये आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन लिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, अब ये सिलेबस हो गया। अब हम बात करते हैं किस तरह से आपको ये टैकल करके चलना है, किस तरह से आपको एग्ज़ाम के लिए सभी जो ये आपका सिलेबस बताया गया है तहसील वेलफेयर ऑफिसर के लिए, तो उसको आपको किस तरह से कवर करना है। मैं आपको यहाँ पर जनरल आइडिया दे रहा हूँ, आपको अपने ट्रस्टेड सोर्सेज ही रखने हैं। आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक आपको यहाँ पर कवर करने हैं, किस तरह से कवर करने हैं। फर्स्ट थिंग, हम आपके इस थर्ड पोर्शन की बात कर लेते हैं, जो भी आपका यहाँ पर बताया गया है। कौन सा? जो आपका जनरल नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल एंड जनरल साइंस, यहाँ पर 20 मार्क्स का ही पूछा जाएगा, तो इसे हम लेकर चलते हैं। फर्स्ट थिंग, आपको करंट अफेयर्स की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी एग्जाम होता है। तो आपको डेली बेसिस पर, फर्स्ट थिंग डेली बेसिस पर आपको न्यूज़पेपर रीड करना है। और न्यूज़पेपर जो आपका 20 मार्क्स का थर्ड क्राइटेरिया यहाँ पर बताया गया है सिलेबस में, उसको कवर करने के लिए आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना ही पढ़ना है। अभी आपके पास काफ़ी समय है, ड्यू टू कोविड-19 के चलते जो है आपका आगे ये काफ़ी ज़्यादा पोस्टपोन हो सकते हैं सभी एग्ज़ाम, तो आपके पास काफ़ी समय है, आप अभी से इसे लेकर चल सकते हो। डेली बेसिस पर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है और साथ ही में बात करें, गिव योर फुल अटेंशन टू द साइंस पोर्शन। न्यूज़पेपर का जो साइंस पोर्शन है, यदि आप द हिंदू पढ़ते हो तो द हिंदू का संडे एडिशन आता है, साइंस पोर्शन आता है, तो काफ़ी अच्छा है वो, आप कंप्लीट उसे पढ़िए। साइंस का जितना भी आपका पोर्शन आता है मैगजीन में चाहे आपका न्यूज़पेपर में, तो आपको कंप्लीट लेके चलना है, क्योंकि डेली ऑब्जर्वेशन, डेली एस्पेक्ट्स जो रहते हैं, साइंटिफिक जो आपके एस्पेक्ट्स रहते हैं, उनसे आप फैमिलियर होने चाहिए। अब आपको ये इसीलिए करना है क्योंकि पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। पर्सनैलिटी टेस्ट आपका 100 मार्क्स का होगा, वहाँ पर आपकी यही स्किल्स देखी जाएंगी। और इसके अलावा जो कुछ और हैं उन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर की बात कर रहे हैं तो करंट अफेयर के लिए आपको एक रेगुलर मैगजीन ज़रूर पढ़नी है मंथली। आप अपनी ट्रस्टेड सोर्सेज से, चाहे आप पीडी उठा लो, चाहे आप किसी भी ट्रस्टेड अकेडमी की मैगजीन ले लो। यदि आप अपनी जो फॉलो करते हो कोई भी मैगजीन, तो आप उसी पर बने रहिए, क्योंकि ट्रस्टेड सोर्स आपका अपना होगा। आपको अदर सोर्सेज पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही सोर्स चूज़ कीजिएगा, उसे अच्छे से ध्यान से आपको बार बार रिवाइज करना है। और जैसा कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है। और इसके अलावा बात करूँ तो कोविड-19 के बारे में भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोविड-19 आपको लेकर ही चलना है कंप्लीट। आपका आने वाले समय में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसके बारे में देखने को मिलेंगे, क्योंकि वर्स्ट तरीके से ये फैल चुका है। तो इससे संबंधित आगे आने वाले यदि आपके एग्ज़ाम्स ये होते हैं, तो एग्ज़ाम्स में इससे संबंधित जितने भी आपके गवर्नमेंट इनिशिएटिव रहे हैं, जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप लिए गए हैं, चाहे आपका नेशनल बात करें, इंटरनेशनल बात करें, तो सभी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको इसे तो लेकर चलना ही है। साथ ही में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, करंट रेगुलर मैगजीन आपको एक फॉलो करना ही है, और साथ ही में आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। साइंस पोर्शन पर मेन फोकस करना है, साइंस पोर्शन पर मेन फोकस, क्योंकि यहाँ पर इनके द्वारा सिलेबस में भी मेन फोकस 20 मार्क्स में यही बताया गया कि जो आपका करंट इवेंट्स है, नेशनल इंटरनेशनल, और साथ ही में जो आपके साइंटिफिक सब्जेक्ट है, आपको कोई मास्टरी नहीं करनी इसमें, जो आपकी डेली बेसिस पर रहती है। तो न्यूज़पेपर अगर आप ध्यान से पढ़ते हो, साइंस पोर्शन पर फोकस करते हो, तो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट, आप अपना जनरल साइंस की बुक भी पढ़ सकते हो, कोई भी ट्रस्टेड सोर्स की, चूज़ योर ऑन ट्रस्टेड सोर्स। अरिहंत पब्लिकेशन की अच्छी है, लुसेंट की अच्छी है, तो आप इन सोर्सेज में से किसी की भी चूज़ कर सकते हो। अगर आपने पहले ही पढ़ी है तो वेल है, जनरल साइंस आप ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट है आपका
बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की। अब यहाँ पर जो 30 मार्क्स का आपका यहाँ पर 50 मार्क्स का यहाँ पर बताया गया मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी एंड देन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ये 50 मार्क्स आपके कंप्लीट कवर करने हैं आपको। तो इसके लिए आप इंडियन पॉलिटी के लिए बेस्ट बुक लक्ष्मीकांत, कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, आपको अच्छे से पढ़ना है। आपके पास समय भी बहुत है अभी तक, क्योंकि लॉकडाउन चला हुआ है। इसके चलते गवर्नमेंट के द्वारा जो है नोटिफिकेशन तो निकाल ही दी गई कि जो आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैकेंसीज होंगी केवल वही ही अभी फिल की जाएंगी। आने वाले समय में हो सकता है कि गवर्नमेंट इसके लिए भी आगे वर्क करे। तो प्रेजेंट टाइम पे तो गवर्नमेंट इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए जो आपकी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज होगी उन्हीं को फिल करेगी, और आने वाले समय में एग्ज़ाम आपको देखने को मिल सकता है। और बात करें इंडियन पॉलिटी की, हम बात करें तो इंडियन पॉलिटी के लिए बेस्ट सोर्स आप इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत पढ़िए। लक्ष्मीकांत बेस्ट बुक है। इसके अलावा आपको किसी भी बुक में जो है पॉलिटी अच्छे से आई थिंक नहीं मिलेगी, क्योंकि बाकी जो आपके पब्लिकेशंस रहते हैं उनमें का हिस्ट्री का पोर्शन तो काफ़ी अच्छे से कवर किया जाता है, लेकिन पॉलिटी की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत के अलावा आपको बेस्ट तरीके से कहीं नहीं मिलेगा। आप हिंदी मीडियम से है तो आप हिंदी मीडियम में पढ़िएगा, इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश मीडियम में पढ़िएगा। तो बेस्ट बुक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी की आप 6 to 12 एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए। 6 to 12 एनसीईआरटी जो है 6 to 12 एनसीईआरटीज़ में आपका मैक्सिमम जो है आपका ज्योग्राफी का पोर्शन कवर हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो, इसके अलावा भी और भी बुक्स पढ़ना चाहते हो, तो आप किसी भी पब्लिकेशन की ज्योग्राफी की बुक पढ़ सकते हो। बाकी 6 to 12 आपका कंप्लीट ज्योग्राफी का पोर्शन कवर हो जाएगा, तो इसे आप ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम 1857 से यहाँ पर बताई गई इनके द्वारा। इसके लिए आपके लिए बेस्ट सोर्सेज, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में हर आपके एग्ज़ाम के पैटर्न में आपको बताता हूँ कि तमिलनाडु बोर्ड की 12th और +1 और +2 की जो हिस्ट्री की बुक्स हैं उन्हें आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम में काफ़ी वेटेज रहता है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो इन दो बुक से आपका काफ़ी यहाँ पर कवर हो जाएगा। इनके बाद आप स्पेक्ट्रम पर मूव कर सकते हो। स्पेक्ट्रम बेस्ट बुक है, आप वहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर सकते हो। पर आप 11th और 12th की जो मॉडर्न हिस्ट्री, ये आपकी तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री है, इन दो बुक्स को ज़रूर पढ़िएगा। काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, काफ़ी कम समय में आप इसे अच्छे से कवर कर सकते हो। तो हिस्ट्री के लिए ये आपका पोर्शन हो गया, ज्योग्राफी भी हो गया आपका। और साथ ही में बात करें आपका जो इकोनॉमिक सेक्शन है, तो इकोनॉमिक सेक्शन के लिए यदि आप इकोनॉमिक्स को किसी भी पब्लिकेशन से या फिर आपके एनसीईआरटी से पढ़ते हो तो वेल है। अदरवाइज अगर आप जो आपका हिमाचल प्रदेश बजट और यूनियन बजट और साथ ही में इकोनॉमिक सर्वे पर फोकस करते हो, तो इकोनॉमिक का मैक्सिमम पोर्शन जो है ये इन्हीं से पूछा जाता है। बेसिक इकोनॉमिक्स काफ़ी कम पूछी जाती है, तो मैक्सिमम पोर्शन जो है आपका करंट अफेयर्स, तो आपको डेली न्यूज़पेपर पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रहती है किस तरह से, तो उसी पोर्शन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। अब हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का जो आपको बताया गया है, हिमाचल प्रदेश बात करें तो हिमाचल प्रदेश की जो आपकी आकाश पब्लिकेशन की हिमाचल दर्पण न्यू एडिशन है। पुराना एडिशन आपको नहीं पढ़ना है, न्यू एडिशन काफ़ी जो आपका इम्प्रूव्ड है, आपको उसी को पढ़ना है। न्यू एडिशन है तो आपको इस पर मेन फोकस करना है, और मेनली आपको फोकस कौन से टॉपिक पर करना है, क्योंकि यहाँ पर जो 20 मार्क्स का जो आपका 20 मार्क्स नहीं, जो आपकी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन बताई गई है, तो उसके लिए आपको जो है हिमाचल प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में इनके द्वारा यही आपका मेन फोकस बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश की कस्टम्स के बारे में, हिमाचल प्रदेश के बारे में नॉलेज अच्छा होना चाहिए, ताकि तहसील वेलफेयर ऑफिसर की ये पोस्ट है, इसके लिए एलिजिबिलिटी अच्छे से आपकी यहाँ पर परखी जा सके। कस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश, मैनर्स और डायलैक्ट्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। और साथ ही में बात करें सूटेबल अपॉइंटमेंट इन द पैकुलर कंडीशन प्रिवेलिंग इन द हिमाचल प्रदेश, और इसके अलावा
बात करें आपका हिमाचल दर्पण से आपका मैक्सिमम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो आपका आर्ट एंड कल्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये आप इसके लिए प्रेफर कर सकते हो वंडरलैंड, किसके लिए? हिमाचल प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर के लिए। आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन यदि आप पढ़ सकते हो तो वंडरलैंड से ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर आपका यहाँ पर काफ़ी आपको पर्सनैलिटी टेस्ट में हेल्प करेगा। वहाँ पर आपको एग्ज़ाम्स में जो आपकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन बताई गई है, इसके बेसिस पर आपको कोई भी सिचुएशन दी जा सकती है। आपको आपका एनालिटिकल जो आपकी एक्टिविटीज़ है, एनालिटिकल पावर है, उसमें आपको चेक किया जा सकता है कि किस तरह से जो है हिमाचल प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर है, किस तरह से जो आपकी वेलफेयर के लिए वर्क किया जा सकता है। तो उस पर मेन फ़ोकस करके आप आर्ट एंड कल्चर को ज़रूर पढ़िएगा। लैंग्वेजेस होगी हिमाचल प्रदेश की, जो आपकी कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, इनके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो आपको ये सभी जो है यहाँ से कवर करना है। इसके अलावा एक और थिंग है आपकी, नेक्स्ट थिंग आती है आपकी एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। एथिक्स एंड इंटीग्रिटी मैं आपको यहाँ पर यूँ सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इनके द्वारा डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन बताई गई है और पर्सनैलिटी टेस्ट आपका 100 मार्क्स का है। यहाँ पर 100 मार्क्स में आपकी कोई भी पर्सनल डिटेल्स नहीं पूछेंगे। पर्सनैलिटी टेस्ट में जो है आपकी एनालिटिकल पावर देखेंगे कि ये जो पोस्ट है आपकी कौन सी, तहसील वेलफेयर ऑफिसर की, इसके लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो। आपका जो एनालिटिकल पावर है वो इस तरह का है या नहीं है। आप किसी भी सिचुएशन को हिमाचल प्रदेश जो आपका वेलफेयर, तहसील के वेलफेयर के लिए वर्क कर सकते हो या नहीं। तो एथिक्स एंड इंटीग्रिटी आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है। एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में एक आती है थ्योरी, तो आपको वो थ्योरीज नहीं पढ़नी है। आपको ट्राई टू रीड द केस स्टडीज फ्रॉम द वेरियस वेबसाइट्स। आपको केस स्टडीज मैक्सिमम टाइम पढ़नी है। जैसा कि आपका एचएस, आपका हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात करें या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, तो वहाँ पर आपकी एनालिटिकल पावर्स को देखा जाता है कि किस तरह से यदि आपको इस पोस्ट के लिए प्रेफर किया जाए तो आप कितने कैपेबल हो इन सिचुएशंस को संभालने के लिए। तो वो आपको वहाँ पर चेक किया जा सकता है। तो इसके लिए आप केस स्टडीज़ पढ़िए, किस तरह से हिमाचल प्रदेश के आर्ट वेलफेयर के लिए वर्क किया जा सकता है, तहसील वेलफेयर के लिए, चाहे वो रूरल लेवल का हो, चाहे अर्बन लेवल का हो। तो आपको यहाँ पर केस स्टडीज़ पढ़ना बहुत मस्त है। आप वेरियस वेबसाइट से अपने सोर्सेज चूज़ कर सकते हो कि केस स्टडीज़ आपको किस तरह से लेके चलनी है। केस स्टडीज़ देखने का, पढ़ने का सिर्फ एक ही मोटिव होगा कि इससे आपकी जो एनालिटिकल पावर है वो स्ट्रांग होगी। यदि आप मान लो आपका सिलेक्शन हो जाता है तहसील वेलफेयर ऑफिसर के लिए, तो यहाँ पर आपको पर्सनैलिटी टेस्ट में यहीं पर चेक किया जाएगा कि आप जो है कितने कैपेबल हो इस पोस्ट को संभालने के लिए। तो उसके लिए आप केस स्टडीज़ पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए कि यदि आपको वर्क करना है हिमाचल प्रदेश के तहसील वेलफेयर के लिए, हिमाचल प्रदेश की सोसाइटी वेलफेयर के लिए, तो आप कितने कैपेबल हो, इसके लिए आप किस तरह से स्टेप्स उठा सकते हो। तो इस तरह से जो है पर्सनैलिटी टेस्ट में आपको चेक किया जा सकता है। तो इसके लिए आप केस स्टडीज़ ज़रूर पढ़िएगा। तो ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि हिमाचल प्रदेश के इस तहसील वेलफेयर ऑफिसर के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। बाकी सिलेबस पर आपको कंप्लीट ध्यान देना है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश आपको हिमाचल दर्पण से मैक्सिमम कवर हो जाएगा। वंडरलैंड आपको कंप्लीट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 30 मार्क्स का टोटल पूछा जाएगा, लेकिन डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में आपको आर्ट एंड कल्चर जो है काफ़ी हेल्प करेगा। और इसी के साथ जो भी आपके यहाँ पर जो बुक्स वगैरह बताई गई हैं, उसमें आपको मेनली फ़ोकस यही करना है, आप अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, क्योंकि पर्सनैलिटी टेस्ट जो है आपका 100 मार्क्स का है, कुछ भी पूछा जा सकता है। और केस स्टडीज़ आपको ज़रूर करनी है, ताकि आपको अगर एग्ज़ामिनर जो है पर्सनैलिटी टेस्ट में आपको कोई भी सिचुएशन बताता है, कोई भी, जैसे कि आपका प्रेजेंट टाइम पे कोविड-19 चला हुआ है, तो कोविड-19 के रिगार्डिंग कोई भी सिचुएशन बता सकता है आपकी एनालिटिकल पावर को चेक करने के लिए कि आपको जो है, आप जो है इस सिचुएशन से किस तरह से जो है आप कौन से स्टेप्स उठाओगे। तो इस तरह से आपसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछ लिया जा सकते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट में। तो आपको एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में केस स्टडीज़ जो है ज़रूर पढ़नी है। तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में आई होप आपको ये सभी अंडरस्टैंड हुए होंगे, आपको इससे एग्ज़ाम में प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी। यदि आपको इसके अलावा अदर कोई डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो। आप वहाँ से डायरेक्टली कोई भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो, तो वहाँ पर आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि
सभी अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।